हेलो क्लास 10। पिछली वीडियो में आपने पोषण हम लोगों ने पोषण टॉपिक पे डिस्कशन किया था, वो कंप्लीट हो चुका था। आज की टॉपिक है श्वसन पे डिस्कशन करना है। तो चलिए देखते हैं श्वसन किसे कहते हैं। उन समस्त क्रियाओं को श्वसन कहते हैं जिनमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिकों प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उन समस्त क्रियाओं को स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं उन्हें जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वो भोज्य पदार्थों यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। जब ऑक्सीकरण होता है भोज्य पदार्थों का तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो हम वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, और फिर ऑक्सीकरण के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और उसे हमें बाहर निकालना होता है शरीर से। तो ये जो ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की ये जो क्रिया है या ऑक्सीकरण की जो क्रिया, उन समस्त क्रियाओं को हम श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम रिएक्शन से देखते हैं। C6H12O6 जो एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और उस ऑक्सीकरण के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। 6O2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के। जब इनका ऑक्सीजन का इसका ग्लूकोज का यानी कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीकरण होता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, जल प्राप्त होता है, और हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 673 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। इसी एनर्जी को हम अपने अंदर अपनी कोशिकाओं में संचित करके रखते हैं। जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो अपनी जैविक क्रियाओं को करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। देखिए, श्वसन की क्रिया को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है वायु श्वसन, दूसरा है आंतरिक श्वसन। और वायु श्वसन के 5 चरण हैं। वायु श्वसन में जो 5 चरण हैं उनमें से पहला चरण है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण यानी कि वायु को अंदर लेना, वो क्या होता है? श्वासोच्छ्वास। दूसरा है गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय क्या होता है? ऑक्सीजन का आदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है उसे गैसीय विनिमय कहते हैं। तीसरा है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाना, ये होता है। और चौथे चरण में क्या होता है? कोशिकाओं के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता है। पांचवें चरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन, फिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। ये 5 चरण होते हैं वायु श्वसन में। ये वायु श्वसन के लिए एक विशेष कोशिकांग होते हैं, उन कोशिकांगों द्वारा होता है, विशेष अंगों द्वारा होता है। अब देखिए, श्वासोच्छ्वास में भी क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और श्वसन में भी वही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को लेना। तो दोनों में अंतर क्या है? ये अंतर आपको अपनी बुक से स्टडी करके हमें सेंड करना है, आपको लिखकर। अगर नहीं आएगा तो हमें बता दीजिएगा, हम सेंड कर देंगे। दूसरा है जो सेकेंड पार्ट है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन क्या होता है? यह वास्तविक श्वसन है। इसकी क्रिया विशेष प्रकार के कोशिकांग यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जो वायु श्वसन था विशेष अंगों से होता था, यानी कि फेफड़े से होता था, श्वास नली से होता था, मुख से होता था, नाक से होता था। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आप वायु जब जाती थी तो नाक से जाती थी, यानी कि वो विशेष अंगों से होता था। लेकिन ये जो आंतरिक श्वसन होता है कोशिकांगों द्वारा होता है। कोशिकांग यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये कोशिकाओं के अंदर ही आंतरिक श्वसन होता है, कोशिका से बाहर नहीं होता है। इस क्रिया को भी 2 चरण में बांट सकते हैं। पहला जो चरण है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा क्रेब्स चक्र। अब कोशिका के अंदर ये दोनों चरण होते हैं। तो पहला चरण जब होता है ग्लाइकोलाइसिस, तो जो हमारा भोज्य पदार्थ में ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज सबसे पहले पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। फिर जब दूसरा चरण क्रेब्स चक्र होता है तो उसमें पायरुविक अम्ल का जो है पूर्ण विघटन हो जाता है। पूर्ण विघटन होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। जो एनर्जी मिलती है वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर ली जाती है, संचित कर ली जाती है, और उसे फिर हम अपने वर्क के लिए यानी जैविक क्रियाओं को करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए, कोशिकीय ऊर्जा व इसके उपयोग। जो कोशिकीय ऊर्जा थे, ये जो आंतरिक श्वसन वायु श्वसन के उपरांत जो कोशिका संचित की गई है वो होती क्या है और वो कैसे हमें मिलती है और उसका उपयोग क्या है, ये जानना है।
तो देखिए यहाँ सपोज दैट ये वो स्थान है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। और वो ऑक्सीकरण कैसे होता है? ऑक्सीजन से ही होता है। जब वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, सपोज दैट ये कोशिका है, कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, और उस कोशिका में रक्त के साथ ऑक्सीजन पहुंचा और ऑक्सीजन जा करके इन तीनों को ऑक्सीकृत किया। जब ऑक्सीकरण होता है तो वहाँ से एनर्जी निकलती है, और ये एनर्जी किस में होती है? एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित कर ली जाती है। ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में एनर्जी स्टोर की जाती है इस रूप में, तो उसमें PO4+ किया जाता है। और जब यही स्टोर करके रखी जाती है, जब हमें सोचना हो, कोई जैविक क्रिया करना हो या शारीरिक कार्य करना हो, तो वहाँ से हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो ये जो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट में 3 फास्फेट होते हैं, उसमें से एक फास्फेट जो होता है रिलीज होता है। जब एक फास्फेट रिलीज होता है तो वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से एडिनोसिन डाईफॉस्फेट हो जाता है। फिर उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसे हम अपने कार्य को करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? आप कोशिकीय कार्य कर सकते हैं। कोशिकीय कार्य क्या होते हैं? जैसे आपका वृद्धि होना है, किसी का लंबा होना है, आपके जो शरीर में जो चेंजिंग आती है वो क्या होता है? वो कोशिकीय कार्य होता है, यानी कि कोशिकाओं द्वारा वो कार्य होता है। दूसरा आप गति कर सकते हैं। तीसरा है श्रावण, चेतना आने का। जैसे आप हमारे अंदर पाचन क्रिया होती है तो हार्मोन्स का श्रावण होता है, एंजाइम्स का श्रावण होता है। चेतना यानी कि मस्तिष्क के कार्य होते हैं, या फिर अन्य कोई कार्य है, तो वो सारे कार्य हम इस एनर्जी से ही करते हैं। और बाकी जो एनर्जी होती है, फिर वहाँ से जो एनर्जी होती है उसे भी हम क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है उसे संश्लेषित यानी कि उसे इकट्ठा करने के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो इस एनर्जी को, इस कोशिकीय एनर्जी की इतनी सारी गतिविधियों में हम यूज़ कर लेते हैं। रिएक्शन से भी इसे हम शो कर सकते हैं। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत किया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, और जल और 673 किलो, यानी कि एक रासायनिक क्रिया में एक बार ऑक्सीकरण होता है, 673 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए, आपने तो ये जान लिया श्वसन क्या होता है। अब श्वसन पौधों में कैसे होता है, जंतुओं में कैसे होता है, मनुष्यों में कैसे होता है, ये जानना है आपको। तो पौधों में श्वसन कैसे होता है ये आपने पिछली क्लास में कई बार पढ़ चुका होगा कि पौधों में श्वसन पत्तियों द्वारा होता है। जो उसमें स्टोमेटा पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उससे वो श्वास लेते हैं। तो ये आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। इसे लिखना नहीं है, बस आप पढ़ लेंगे फिर भी, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, बस छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 लाइनर आंसर के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन भी इसके कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस 4 टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसे आप अपनी बुक से पढ़ लेते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे मछली में सांस लेने के लिए कौन से विशेष अंग हैं, कुछ जंतु हैं त्वचा से सांस लेते हैं, ऐसे कौन कौन से जंतु त्वचा से सांस लेते हैं, इस टाइप के 1 लाइनर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसे अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। अब आपको जानना है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है मनुष्यों में श्वसन। तो मनुष्यों में श्वसन पढ़ने के लिए सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा। देखिए, डायग्राम बनाने के बाद उसका प्रोसेस लिखना है हमें कि मनुष्यों में श्वसन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो सबसे पहले वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। नासाद्वार क्या होता है, फिगर में आप में देख लीजिएगा, एक नली बनी है जहाँ पे नासाद्वार लिखा हुआ है। उस नासाद्वार से, यानी कि हमारे नाक का जो द्वार है, वहाँ से होती हुई वायु शरीर के अंदर पहुँचती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पंदित हो जाती है। हमारे नासाद्वार में महीन महीन छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो वायु को निष्पंदित कर देते हैं, यानी कि जो उसमें अशुद्धियाँ होती है, धूलकण होते हैं, उसे रोक लेती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित हो जाती है। यानी कि जो जाने वाली वायु है वो अशुद्धियाँ रहित हो जाती है, यानी कि शुद्ध हो जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा नाम की एक परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यानी कि जो श्लेष्मा परत है वो सिर्फ धूल को ही नहीं, बाकी जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं जो हमें नहीं दिखाई देती हैं वायु में, उन सब को, यानी कि कुछ जीवाणु विषाणु इस टाइप के भी हैं, उन्हें भी रोक देती है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है। इसीलिए कहा जाता है कि श्वसन की क्रिया जो है नाक से करनी चाहिए, कभी भी मुख से नहीं करनी चाहिए। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित हो जाती है। नासाद्वार के बाद देखिएगा डायग्राम में, जो श्वास नली के बाद वो हमारे कंठ में पहुँच जाती है। कंठ में उपास्थि वाले छोटे छोटे सर्कल टाइप के डायग्राम में बने हुए हैं। जो सर्कल टाइप के छोटे छोटे बने हुए, थोड़े टेढ़ी मेढ़ी टाइप के, वही कंठ है।
श्वास नली के जस्ट ऊपर थोड़ा सा है, थोड़ा सा हिस्सा कंठ है। उस कंठ में उपास्थि के वाले होते हुए यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो, यानी कि वायु का मार्ग जो है कहीं दूसरी तरफ न जाए, वो श्वास नली से सीधी कोशिकाएं तक ही पहुँचे, ये सुनिश्चित करता है। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। फुफ्फुस यानी कि जो फेफड़ा है, फेफड़े के अंदर जो मार्ग है, वायु का मार्ग जो होता है वो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है। आप डायग्राम में देखिएगा, डायग्राम के जस्ट बगल में कोशिका का डायग्राम बना होगा, जिसमें एक नली की तरह शाखाओं की तरह बना होगा और उसके बाद लास्ट में छोटे छोटे कोशिकाएं गुब्बारे की तरह बनी होंगी। वो वायु वहाँ पहुँच जाती है, जिसे कोशिका कहते हैं। जहाँ वायु लास्ट में उस गुब्बारे जैसी संरचना में पहुँचती है, उस गुब्बारे जैसी संरचना को ही कोशिका कहते हैं। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। उसके बाद ब्लड से कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड ही लेकर आता है, और वो ब्लड में घुल करके वहाँ कोशिकाओं में छोड़ने के लिए लेके आता है। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका से वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है, और कोशिका में जो वायु के साथ ऑक्सीजन पहुँचता है वो शरीर के बाकी कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। यानी कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि वो एक ऐसी सतह यानी कि एक ऐसा आयतन प्रदान करता है जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। उसके बाद फुफ्फुस में पहुंचने के बाद जो होता है ऑक्सीजन, उसे पहुंचाने का कार्य किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता का, यानी कि सबसे ज़्यादा बंधु, यानी कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सहसंयोजी बंध होते हैं, तो उसके साथ बंध बनाने की सबसे अधिक क्षमता होती है, क्योंकि ये वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं से बना होता है, इसलिए ये कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और उसके उपरांत मनुष्य में ये श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है।